स्वागत है। सारे साथी आ चुके होंगे। मेरी तरफ से सारे लोगों को कटवा नमस्कार। संदीप, अंजुम, कंचन, सुनील, रिंकास, सालू सर आ गए हैं। शिवानी, पल्लवी, अंजुम, सारे लोग शेयर कर दो सेशन को और बता दो कि हम आ गए हैं सुबह 8:30 बजे। और आज आपको हम पढ़ाएंगे यूपी स्पेशल। इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास जानिएगा, इतिहास को समझिएगा। ठीक है, तो जी थैंक यू। और आज आपको एक गिफ्ट भी देना है, शानदार गिफ्ट देना है और उसका भी आपको इंतज़ार होगा। ठीक है, और क्लास भी आपको लेनी है और शानदार क्लास हम आपको देंगे। तो आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की अंतिम क्लास है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिंकास, यदुवंशी, थैंक यू। आशीष, सविता, सारे लोगों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना वर्मा, आपको भी, है ना जी, सारे लोगों को धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा हम लोग हैप्पी बर्थडे नहीं करेंगे क्योंकि क्लास करानी है ना। क्लास में आपको हम ये चाहेंगे कि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। ठीक है, बर्थडे तो आते जाते ही रहेंगे और बहुत ज़्यादा बर्थडे का कोई महत्व तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि सारे लोग मनाते हैं, है ना, तो थोड़ा हैप्पी बर्थडे ज़रूर हो जाता है। ठीक, चलिए सारे लोगों को, सिंपी, रुचि, अनुपमा, शिवांगी, अंकिता, कंचन, मुनील, आरती, यदुवंशी, समीक्षा अधिकारी, अनिल, रीना, मधु कश्यप, अब सारे लोगों का नाम तो ले नहीं पाएंगे, है ना। मेरी तरफ से कटवा थैंक यू सारे लोगों को, है ना। हैप्पी वाला, पल्लवी मिश्रा कह रही है हैप्पी वाला बर्थडे। हाँ ठीक है, थैंक यू सारे लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, अच्छा, रीना कह रही हैं कि आपका बर्थडे, शिशिर सचान कह रहे हैं 101 वर्ष। सही है, मतलब आप लोग भी साथ में ही आना चाहते हो। ठीक है, अच्छा, आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है, रीना कह रही हैं, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। शाम मीटिंग केक एक हमको भी खिलाइएगा बेटे के बर्थडे में, है ना। आपके बेटे को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, ये तो सिलसिला जारी रहेगा और हम लोग अपने इस सिलसिले को जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से बहुत सारे अभी देखिएगा फैक्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अभी आपको जो है मिलेंगे। इतिहास आपने बहुत पढ़ा है इसके पहले, लेकिन अभी इतिहास कुछ हमारे साथ भी पढ़ लीजिए। यूपी का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और यूपी में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, हम आपको बहुत कुछ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो आपकी क्लासें हैं, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन उनके लिए हम खास करना चाहते हैं। देखिए, हमारा ये जन्मदिन तो आता जाता रहता है, हर साल आता है। हम चाहते हैं अगली बार जब आप हमें हैप्पी बर्थडे बोलें तो उस समय लिखा हो कि जो है प्राची शर्मा, शशि शर्मा समीक्षाधिकारी, है ना, रिंकास यदुवंशी समीक्षाधिकारी, आशीष, सविता समीक्षाधिकारी, खजाना शर्मा, खजाना दीदी समीक्षाधिकारी, इस तरह की बातें अगर वहां पर लिखी होंगी आपके नाम के सामने तो ज़्यादा मजा आएगा, है कि नहीं। जितने लोग हैं, मतलब पल्लवी हैं, भावना हैं, अलसबा हैं, शिवांगी हैं, इनके सबके नाम के आगे अगर समीक्षाधिकारी लिखा होगा और फिर आप हैप्पी बर्थडे बोलेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हम चाह रहे हैं कि ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पर आप लोग इतनी मेहनत कर जाओ कि अगली बार जो समीक्षाधिकारी मतलब जब हमारा बर्थडे आएगा तो आप, जाहिर सी बात है, आपको पता तो चलेगा ही, और पता चलेगा तो आपका नाम, जैसे अभी हम ऐसे सादा सादा कंचन वर्मा, शशि यादव, है ना, प्रीसू, जयसिंह, उर्मिला, अलसबा ऐसे देख रहे हैं, तो उसके बाद नीचे लिखा होना चाहिए, है ना, समीक्षा अधिकारी चंदन पटेल कहाँ हैं वो लिखा होना चाहिए। ये जो है PWD में हैं, ये गृह में हैं, ये फली जगह, तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग मुनील कुमार सचिवालय,
सर आपसे बात करना है, कब बात हो सकती है? अभी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद बात कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ मुनील जी, बिल्कुल बात हो जाएगी, बात करने में क्या जाता है, ठीक है। तो हम लोग, हाँ मुनील, एक बार आपने कमेंट किया, हमने आंसर कर दिया है, ठीक है ना? तो आप अपना फिर उसमें जो है ध्यान रखिएगा कि उस तरह से बात कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास को, है ना? बहुत हो गया हैप्पी बर्थडे, और अब हम लोग केक वेक काट करके अब हम लोग करेंगे क्या, अपनी क्लास को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे आपको पता है कि हम पहले रिवीजन कराते हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपसे लाए हुए हैं। जरा मुझे कुछ लोग हैं बताइए कि पहले चलते हैं। अच्छा, एक ये भी है आपके लिए गिफ्ट, समीक्षा अधिकारी बनो, इनाम जीतो, 10 लाख रुपए बांटेंगे हम। और क्या, कम से कम एक समीक्षा अधिकारी को 10,000 आएगा, और 100 से ज़्यादा का टारगेट है। आर्या चौधरी थैंक यू, सारे लोगों को हमने कटवा थैंक यू पहले बोल दिया है, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त करना है, मेहनत करनी है, इतनी अच्छे से मेहनत करनी है कि हर हाल में इस बार आप समीक्षा अधिकारी बने, ठीक है ना। साथ में उड़ान आरो उड़ान 2.0 जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। आज ध्यान रखना है, आज 12 बजे से 12 बजे दिन से, दोपहर से 12 बजे रात तक 6 घंटे का ऑफर आपके लिए मिलेगा, ठीक है ना। और ये हमारी तरफ से घोषणा है कि जितने भी बैच हमारे पैनल पर हैं, जितने भी जो है बैच हमारी तरफ से चलाए जा रहे हैं, वो चाहे पीसीएस के हों, चाहे जो है आरओ के हों, चाहे प्री के हों, चाहे मेंस के हों, चाहे वनली मेंस के हों, चाहे निबंध के हों, उन सारे बैचों में 12 बजे से फीस 50% हो जाएगी, ठीक है ना। 50% सारे बैचों के लिए है, और मात्र 6 घंटे रहेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और जितने साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको जोड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये बहुत मतलब गरीब फैमिली से हैं, परिवार जो है उनका बहुत ही है ना वैसा है, तो आप उनको भी ये मैसेज पहुंचाइएगा। और हम एक बैनर अभी शेयर कर देंगे 12 बजे के पहले, उसको आप स्टेटस में भी लगा दीजिएगा। तो जो साथी और जुड़ना चाहते हैं, वो 6 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। और उस 6 घंटे में मात्र 50%, मतलब जितनी भी फीस है उसकी, कोई भी बैच लेंगे, सब बैच का 50% ही आपको देना है, और 6 घंटे ही रहेगा वो, ठीक है ना। तो ये हमने डायरेक्टर मैडम से बात करके बहुत मतलब रिक्वेस्ट करके हमने मनाया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फीस कम ही है, आप जान ही रहे हो। उसमें भी जो साथी जुड़ना चाहते हैं, अब कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि सर नहीं हमारा तो पहले का इतने का था, और ये तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, कभी कभी होता है। और हम 3-4 दिन पहले से भी बता रहे हैं आपको कि ये कुछ एक ऐसा जो है ऑफर आपके लिए आएगा, क्योंकि आप हमारे प्रिय साथी हैं सारे लोग, और हम चाहते हैं कि सारे लोग समीक्षा अधिकारी बने, ठीक है ना। और कुछ साथी फ़ोन करते रहते हैं कि सर क्या बताएं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उन सारे तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। तो एक हम बैनर अभी शेयर कर देंगे आपको, उसको आप लोग जो है अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, और उसको जो है आप शेयर कर सकते हैं और लोगों को और ग्रुपों में, कि जिससे और लोग जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो सारे लोग जुड़ जाएंगे। सारे जितने भी बैच हैं, सारे बैच में, अब यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हैं 2499, तो इसका 50% डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। जो वर्तमान चल रहे हैं उसी का 50% देंगे, तो इस पर 50%, तो 1200 समथिंग 49 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। और इस गिफ्ट में ये भी बैच वही है, देखिए इसका फीस क्या है, ये 1999 है, ये भी जस्ट हाफ हो जाएगा। अभी तक ये 1599 पे था, वो सोनू सर के बर्थडे पे था, अब ये 1599 का 50% हो जाएगा, मतलब 1000 में आप इस बैच को ले सकते हैं। और वो भी कब तक, 12 बजे रात तक, 12 बजे के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब जितने भी साथियों को आप जोड़ना चाहते हैं, हम तो चाहेंगे कि आप इसको जितने भी साथियों को जोड़ना चाहते हैं जोड़िए, और फिर आप जो है इसका फायदा उठाइए, आप भी और लोग भी। चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश का मैप आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं रहा है, जरा एक बार सर को बुलाइए और इस मैप को जो है निकल जाइए। कह दीजिए कि मैप कम दिख रहा है। घोषणा बहुत अच्छी है, लेकिन हम तो पहले ही, कोई बात नहीं, आप पहले ले चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जो नहीं साथी हैं उनको जोड़ दीजिए। नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, अभी बस रुकिए, और तब तक हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप हमको बताइए कि जो है, नहीं अभी हम कर रहे हैं, व्यवस्था करा रहे हैं। ये वाइट मैप नहीं दिख रहा है, यहीं से आप सही करिए कैमरे को। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक साकेत नाम का एक स्थान पड़ता है, साकेत। साकेत किसकी राजधानी थी? साकेत,
साकेत राजधानी किसकी थी? अनिल, समीक्षा अधिकारी अनिल बताएंगे। समीक्षा अधिकारी अनिल, नेहा पांडे, कंचन, रजनी, सारे लोगों को मेरा कटवा नमस्कार, सारे लोगों को मेरा कटवा नमस्कार। अब दिख रहा होगा ना? तो ये जो साकेत राजधानी थी ये किसकी थी? प्रीसु, आदर्श, अलसबा। अब देखो दिख रहा है। थैंक यू सारे लोगों को, थैंक यू, कटवा नमस्कार, कटवा थैंक यू। अब जरा देखो ये साकेत जो राजधानी थी वो किसकी थी? आपकी तरफ से आ रहा है अयोध्या। अयोध्या राजधानी किसकी थी? मतलब आपसे पूछा गया है कि वो महाजनपद का नाम बताना है, ठीक है ना? महाजनपद का नाम बताना है कि वो महाजनपद कौन था, महाजनपद बताना। तो अब आ गया सही जो है आंसर आप लोगों का, ठीक है ना? बिल्कुल सही। आपने कहा सर कौशल की राजधानी थी, ठीक है ना? कौशल जो महाजनपद था और वो ये पूरा का पूरा एरिया कुछ इस तरह से आता था ना। श्रावस्ती एक राजधानी थी और एक अयोध्या राजधानी थी। तो ये दोनों जो है राजधानियां थी। एक को हम कहते थे साकेत और दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है ना? साकेत और श्रावस्ती ये दो राजधानियां थी, आपने बता दिया। अच्छा एक चीज और बताइए, ठीक ना? एक चीज और बताइए आप लोग, और हम ये पूछेंगे रीना से। शिखा वर्मा और रीना बताएंगी। शिखा वर्मा और रीना, आप दोनों लोगों से क्वेश्चन है, थोड़ा सा एकदम सतर्क हो जाइए। एक सुक्तिमती था, एक केंद्र था सुक्तिमती। सुक्तिमती ये किससे संबंधित है? सुक्तिमती जरा बताइए, सुक्तिमती किससे संबंधित है? कमेंट्स करके कमेंट। रीना, रीना, मधु कश्यप आप भी बता सकती हैं। रामशंकर का आंसर आ चुका है, शिशिर भैया का आंसर आ चुका है, चौधरी का आंसर आ चुका है, अंजुम का आंसर आ चुका है, प्रीसु, संजू मौर्य, लक्ष्मी, खजाना शर्मा, आरती देवी, कुशवाहा, कुशवती, कौशल। हाँ बहुत अच्छा। बांदा के जो चेदी वंश था, है ना, चेदी महाजनपद था, उससे था। बहुत अच्छा। ये जो है ये यहाँ पर बांदा पड़ता है और ये बांदा की राजधानी और यहाँ पर वंश जो महाजनपद था उसको कहते थे चेदी वंश, चेदी महाजनपद, ठीक ना? और पड़ता कहां पर है? ये आज वर्तमान में बांदा में पड़ता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज ये बांदा में है, ठीक है ना? आज ये बांदा में है, लेकिन इसके पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना? ये छोटे छोटे हुआ करते। अब बांदा मान लीजिए आज का एरिया ये बांदा का इस तरह का है, लेकिन हो सकता है इसके पहले का कुछ इस तरह का रहा हो। मतलब कुछ मध्य प्रदेश का एरिया भी रहा होगा, कुछ जो है उत्तर प्रदेश का रहा होगा, कुछ जो है महोबा का रहा होगा, कुछ चित्रकूट का रहा होगा, कुछ ऐसे एरिया रहते थे। अब अगर ये सोचें कि सर ये बांदा था तो वर्तमान का बांदा जैसे था ऐसे ही बांदा का चेदी था, चेदी का ही नाम चेंज करके बांदा कर दिया गया है वर्तमान में, तो ये कॉन्सेप्ट गलत होगा, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आपको अपनाना है और आपको ये देखना है कि भाई ठीक है वहां पर कोई भी एक स्थान था और उसी स्थान का आकार अलग था। जैसे मान लीजिए अभी आप कह रहे हैं ये कन्नौज है, ठीक है ना? कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं वर्तमान में, और ये छोटा सा कन्नौज है, आप समझ सकते हैं छोटा सा कन्नौज है। अब इतने छोटे से कन्नौज को लेकर के आपको पता है कि बड़े बड़े शासक जैसे पाल वंश के सारे शासक लड़ मरे इधर से आकर के कि इस पे कब्जा करना है। इधर से आए प्रतिहार, इन्होंने खूब लड़ाई की, है ना? प्रतिहारों ने कहा कि इसको हमें जीतना है, प्रतिहार। इधर से नीचे से आए कौन से? जो है राष्ट्रकूट। अब इन तीनों ने इस मात्र छोटे से जिले के लिए, देख रहे हो कितना छोटा सा जिला है यार, इतने छोटे जिले में क्या होगा? ना तो यहां से गंगा बहती है ना, ना तो यहां से जो है कोई रोड निकलता है, ना तो इसका बहुत ज्यादा उत्कर्ष, लेकिन उस समय पर यह उत्कर्ष रहा है। लेकिन अब कन्नौज का केंद्र ये था, लेकिन अब ध्यान रखिए कन्नौज कुछ इस तरह से माना जाता था, समझ रहे? ये त्रिपक्षी संघर्ष के लिए उस समय पर इनका महत्व तो अलग था, लेकिन वर्तमान में छोटा छोटा जिला है ना, वर्तमान जैसे पूछा जाता है वर्तमान में ये किस जगह पर पड़ता है, तो आपको वर्तमान वाला स्थिति याद करनी है कि हाँ वर्तमान में ये जो है स्थान पड़ता है, ठीक है? चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी प्राचीन इतिहास से है, और आज ये प्राचीन इतिहास सोचेंगे कि खत्म हो जाए। देखिए ये वाला चित्र आप देख रहे होंगे, ये सेम वही स्थिति है कि ये कन्नौज केंद्र था, ये कन्नौज था, है ना, जिसे आप कहते हैं कन्नौज। आपको पता है कि हर्षवर्धन अपनी राजधानी हरियाणा से चेंज करके यहां पर ले आया था,
ठीक ना, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ही इस पे केंद्र में शासन करता था। अब समझिएगा, इसके बाद आप समझिए गढ़वाल वंश आएगा, वो भी यही राज्य करेगा। हर्षवर्धन ने यही राज्य किया है, और इसी को लगातार बंगाल के शासक जीतने का प्रयास कर रहे थे, है ना। बंगाल के शासक पाल वंश ये चाहते थे कि यहां पर पहुंचे, पूरे बंगाल, बिहार, ये पूरा एरिया पालों के कब्जे में था। और इधर देखिएगा, जो राष्ट्रकूट थे वो आंध्र प्रदेश पे थे। तो अब आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इस एरिया में ये राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, राष्ट्रकूटों का कब्जा था। अब समझिए, जब राष्ट्रकूटों का कब्जा इतने एरिया में पहले से ही था, तो सोचते थे यार एक कन्नौज उत्तर में भी है और बहुत शक्तिशाली, और हम इस पूरे के छत्र एक छत्र राजा है, तो हम भी जीत करके वहां जाएंगे। तो यहां पर ये भी बढ़ना शुरू किए धीरे धीरे करके कि ये उज्जैनी और पूरा मध्य प्रदेश का एरिया ये आगे बढ़े, और कहा कि इसको लड़ाई। अब वही स्थिति गुजरात की क्या थी, गुजरात में ये थे जिन्हें आप कहते थे राष्ट्रकूट, ठीक ना, राष्ट्रकूट थे। अब ये राष्ट्रकूट इधर, सॉरी, राष्ट्रकूट यहां है और प्रतिहार इधर है, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये राष्ट्रकूट इधर से भगे और प्रतिहार गुजरात से भगे, और पाल इधर से आए, और इनको केंद्र क्या था, कन्नौज, इसी को जीतना था। अब इसमें बहुत सारे शासक यहाँ पे जो शक्तिशाली थे, इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने आपस में ही लड़ गए और कन्नौज को जीतने के लिए पूरा का पूरा प्रयास किया, ठीक है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखना है, नीचे की तरफ कौन थे, राष्ट्रकूट थे जो आंध्र प्रदेश में थे, और इधर गुजरात में थे प्रतिहार, ठीक है, और बंगाल में थे पाल। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों लोगों ने कन्नौज को जीतने का प्रयास किया है। 8वीं से 9वीं शताब्दी तक इन पे युद्ध चला है, ठीक है। हाँ, अब इनके शासक कौन कौन से थे और कौन से महत्वपूर्ण इनके पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। वैसे माना जाता है, कोई ऐसी मान्यता है कि एक चंद्रबरदाई थे, नाम आपने सुना होगा, किसके दरबार में थे, जरा बताएंगे क्या। चंद्रबरदाई किसके दरबार में थे, कोई बताए। चंद्रबरदाई 200 वर्षों तक चला है। चंद्रबरदाई किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त के मौर्य के, पृथ्वीराज चौहान के। हाँ, कन्नौज पे थोड़ा शासन था, पृथ्वीराज तृतीय के, है ना, पृथ्वीराज चौहान कहें या पृथ्वीराज तृतीय कहें, ध्यान रखना ये पृथ्वीराज तृतीय ही है, पृथ्वीराज, इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं जो शक्तिशाली राजा था, और इसी को पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं। आप समझिएगा, ये जो चंद्रबरदाई है ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना, जिसे आप कहते हैं पृथ्वीराज रासो। नाम क्या है, चंद्रबरदाई किसके दरबार में थे, पृथ्वीराज चौहान के, है ना। और पृथ्वीराज चौहान कहां पर शासन कर रहे थे, तो ये दिल्ली में कर रहे थे, है ना, दिल्ली और राजस्थान का एरिया था। दिल्ली कुछ यहां पर था, और यहीं पर पूरा का पूरा ये राजस्थान और दिल्ली पर इनका कब्जा था, दिल्ली पर इनका कब्जा था। जी, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। आप समझिएगा कि ये जो दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान, इनका जो दरबारी चंद्रबरदाई था जिसने अपनी पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो, इसमें कौन सी ऐसी कहानी लिख दी थी, और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसी की कहानी इसने लिखी है कि ये जो है जो क्षत्रिय कुल के पैदा हो गए ना इतने वीर योद्धा, ये कहां से पैदा हो गए, पूरी की पूरी कहानी है लिखी है। हाँ, अब ये माना जाता है उस समय का पृथ्वीराज रासो की जो ये बुक है ना, पृथ्वीराज रासो जो बुक है, ये उस समय के इतिहास का वर्णन करती है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, दिल्ली और अजमेर का केंद्र था पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इतिहास किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि अच्छे से समझ में आएगा और इसकी कंट्रोवर्सी समझ में आएगी। मान लीजिए अजमेर यहां था और ये दिल्ली था, दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था, पृथ्वीराज चौहान का शासन था, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई एक जो है संस्कृत विद्वान था, कवि था, कुछ भी कह लीजिए, दरबारी था। इसने पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। और कहानी क्या लिखी है, इंटरेस्टिंग ये है, कहानी इन्होंने ये लिखी है
कि गौतम, अगस्त और वशिष्ठ, तीन जो पुरोहित थे, गौतम मुनि, वशिष्ठ, है ना, गौतम मुनि, वशिष्ठ और एक नाम था गौतम मुनि, वशिष्ठ और एक नाम था अगस्त का, ठीक है ना। तो यहां पर अगस्त याद कर लीजिए। अब इन तीनों जो है मुनियों ने क्या किया था, एक यज्ञ किया था। ब्राह्मण की 5 महाशक्तियां ये लो, है ना, अग्नि, वायु, जल की तरह गुरुदेव जी आरपी सिंह को अवतरण दिवस की, ओहो, आर के यादव भैया, बड़ा यदुवंशी भैया ने एकदम बड़ा बड़ा लिख दिया है ना। थैंक यू, दिल से थैंक यू, सारे साथियों को हमारा दिल से थैंक यू, है ना। लेकिन अब अफसोस ये है कि आप लोग इतना दूर हैं तो केक भी नहीं आपको खिला सकते हैं, ठीक है, और आपको खिला नहीं सकते इसलिए हम केक खाएंगे भी नहीं, है ना, कि जब आप लोग साथ में होंगे तभी हम लोग केक काटेंगे, और वो तब होगा जब आप जो है पूरी तरह से क्या समीक्षाधिकारी बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि गौतम मुनि, वशिष्ठ और अगस्त, इन मुनियों ने एक यज्ञ किया था। कहां पर किया था, राजस्थान का जो इधर से एक जो है सीधे सीधे जाता है दिल्ली तक, जिसे आप अरावली कहते हैं, ठीक है ना, अरावली कहते हैं। यहां पर एक छोटी सी पहाड़ी है, उसे कहते हैं माउंट आबू, जैनियों का केंद्र है, ठीक है ना। जैन धर्म के बहुत सारे संत यहां थे। नहीं, हम नहीं करेंगे आर्य चौधरी जी, नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक आप सिलेक्ट होके नहीं आ जाए, ठीक ना। वैसे खाना पीना हो जाएगा लेकिन केक नहीं कटेगा केक कटेगा ही नहीं तो मिलेगा कब, जब आप रहेंगे तब कटेगा, ठीक है ना, जब मिलेंगे तब कटेगा। अच्छा, तो यहां हमने कहा कि मैं फिर से इसको थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूं। वैसे अगर चाहें तो मैं इसको मैप को चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा चेंज कर लें तो अच्छा रहेगा। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूं। चलिए इसमें समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हमने बताया कि देखो इधर से कौन गए थे, प्रतिहार गए थे, ये कन्नौज है। इधर से ये पूरा एरिया किसका था, राष्ट्रकूटों का था। ये इधर से राष्ट्रकूट गए थे। यहां पर पाल थे बंगाल में, ठीक है ना, यहां से पाल। अब समझिएगा इस कन्नौज की ये जो शासक हुए, ये जो छत्री हुए, पाल को हटा दें तो इधर छत्री कुल का जन्म कैसे हुआ नहीं खजाना शर्मा, किसमें बांटेंगे, आप लोग तो है ही नहीं है, है ना, आप लोग नहीं है तो नहीं बटेगा, नहीं कटेगा। तो यहां पर हमने क्या बताया कि ये जो छत्री कुल के उत्पन्न होने का एक कारण बताया गया है, वो उल्लेख है पृथ्वी राज रासों में। और ये रचना किसकी है, तो आपने कहा ये है चंद्रबरदाई की। और आपने कहा ये चंद्रबरदाई किसके दरबार में था, तो पृथ्वी राज रासो नाम से ही लिखा, नाम से ही पता चलता है कि ये पृथ्वी राज, है ना, चौहान के समय था। अब ये पृथ्वीराज चौहान शासन कहां कर रहा था, तो शासन कर रहा था दिल्ली में, और अजमेर तक का ये पूरा का पूरा एरिया इसके कब्जे में था। तो दिल्ली और अजमेर, मतलब वैसे तो ये यहीं के थे लेकिन दिल्ली तक ये शासन कर रहे थे। तो दिल्ली के चौहान और अजमेर के चौहान वही है, पृथ्वीराज राज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई रहता था, और इसी ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और इसने कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि ये जो आए हुए हैं, बताया है कि यहां पर एक पर्वत हुआ करता था जिसे आप कहते हैं अरावली पर्वत। ये यहां से दिल्ली तक जाता था। दिल्ली की जो स्थिति है दिल्ली में, उसको आपको पता है रायसीना हिल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, जो अरावली का पूर्वी छोर है दिल्ली तक पहुंचता है, उसको रायसीना हिल बोलते हैं, ठीक है ना। और आप ध्यान रखिएगा जब आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं तो बहुत ऊंचाई पे ऐसे बना हुआ है, तो वो रायसीना हिल पे बना हुआ है। डेली क्लास चलती है आप, हाँ बिल्कुल डेली क्लास चलती है। अब स्थिति ये थी कि यहां पर एक माउंट आबू पर्वत है,
माउंट आबू। अब इस माउंट आबू पर्वत पे गौतम मुनि, वशिष्ठ, ठीक है ना, तीन मुनियों ने, मतलब गौतम जो है गौतम मुनि थे, वशिष्ठ थे और एक अगस्त थे, ठीक है। इन मुनियों ने क्या किया, यहां पर यज्ञ किया था। और यज्ञ में जानते हैं पहले योद्धा उत्पन्न हो जाते थे। अब के यज्ञ में उतनी दम नहीं है कि कुछ भी मतलब वहां से लेके तलवार रूम करके निकल आए कोई अब नहीं हो सकता है। तो यहां तीन जो है ऋषि मुनियों ने बताया कि माउंट आबू पर किया गया यज्ञ में तीन योद्धा उत्पन्न हुए थे। कौन? एक तो प्रतिहार उत्पन्न हुए थे, ध्यान रखिएगा, अभी देखिएगा, मैं अभी इसमें एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगा। एक तो प्रतिहार उत्पन्न हुए थे यहीं से, दूसरे परमार आए थे, परमार भी यहीं इसी बीच में थे, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, एक प्रतिहार, दूसरे परमार, ठीक है ना, प्रतिहार, परमार, और कौन थे? चालुक्य थे। चालुक्य थे। दिखाना क्या चाह रहे थे कि ये जो प्रतिहारों ने युद्ध किया कन्नौज में और विजय प्राप्त कर ली, मतलब किसकी जीत हुई थी? तो आप कहेंगे सर कन्नौज पे अधिकार प्रतिहारों ने अंतिम रूप से कर लिया था। और प्रतिहार क्या थे? योद्धा थे, क्षत्रिय थे। और ध्यान रखना है, प्रतिहार हो गए, परमार हो गए, चालुक्य हो गए, और एक बात इन्होंने और कही थी लास्ट में, कहा था कि इसके बाद चार भुजाओं वाले चहमान, मतलब चार भुजाओं के जैसे शक्तिशाली चहमान आ गए थे। और चहमान के दरबार में ये चच्चा पहले से काम कर रहे थे। चौहानों के दरबार में ये पहले से काम कर रहे थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी है, और लिखी किसके बारे में है? चौहानों के बारे में। और क्या लिखा है? यार ऐसा क्वेश्चन आप दे रहे हो कुंदन भाई का क्वेश्चन है, जरा एक चीज सुन लीजिए। इन्होंने कहा है सर जो यज्ञ के समय आग लगाया जाता है मंत्र से, और जो केमिकल और रसायन द्वारा आग लगाया जाता है, तो क्या केमिकल को सही माना जाए, या जो वेद मंत्र उच्चारण से आग प्रज्वलित हुई है उसको? यार क्या बात है यार, अब ऐसी चीज पूछ रहे हो, ये तो पहली बार बता रहे हो कि मंत्र से भी आग लग जाती थी, है ना, मतलब आप खुद ही कह रहे हो मंत्र से। यार जब आप मंत्र से आग लगा सकते हो तो ये मंत्र मुझे लगता है सबको सिखा देना चाहिए, लाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहनों को तो सबसे ज्यादा सिखा देना चाहिए। बस वही जो है क्या नाम है, उसके पास खड़ी हो जाएंगी चूल्हे के पास में, मंत्र मारेंगे, छू भम से जल जाएगा, है ना। तो ऐसा मंत्र तो सबको पता होना चाहिए था। अब मंत्र से आग लगेगी वो सही है, या केमिकल से आग लगेगी वो सही है? वैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, मुझे तो नहीं पता है ना। बाकी सब लोग बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। इतिहास की कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको रहेगी तो इतिहास में आप एक दो क्वेश्चन जो आने हैं वो सही कर जाएंगे, है ना। हाँ वो सही कर जाएंगे, ठीक है ना। मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, मंत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना। हाँ नहीं, कुछ लोग, कुछ बाबा लोग आजकल भी हैं ऐसे बाबा, बड़े प्रसिद्धि बाबा, छू मंत्र करते हैं और आग भम से जल जाती है, और लोग अरे बाबा ऐसा टूटते हैं। अभी एक बाबा ने भागदौड़ मचवा दी थी और देखो 150 से ज्यादा लोग मर गए, है ना। अब ऐसे ऐसे बाबा रहेंगे तो फिर क्या होगा? वैसे भी हाँ, बहनें बहुत आग लगाती हैं, ये ध्यान रखिए, वो हर जगह आग लगा देती हैं। ऐसा माना जाता है कि बहनें बड़ी तेज होती हैं, थोड़ा सा भी चूके नहीं आग लगा देंगी। और चूल्हा जलाएंगी या जो है गैस जलाएंगी तो पक्का आग लगाएंगे, है ना। और फिर तो मार लेंगे मंत्र। बहनों के पास ये अगर मंत्र आ जाए कि मंत्र मारने के बाद आग लग जाती है तो किसी को भी मंत्र मार देंगी। अच्छा तुमने मेरे को घूरा, रुक तेरी तो छू खत्म। खैर कोई बात नहीं, हम लोग मजाक कर रहे थे, है ना। तो बात ये हुई कि अब इन्होंने ये कहा कॉन्सेप्ट में अपने, इसमें चंद्रबरदाई रासो में उल्लेख किया, पृथ्वीराज रासो में, कि प्रतिहार, परमार और चालुक्य। देखिए इतिहास में सारा पढ़ते हैं डिटेल में, इसलिए हम इनको यहां पर डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। और कहा कि ये जो चौहान है ना, ये चार भुजाओं वाले हैं, और इसके बाद ये उत्पन्न हो गए हैं। इसके बाद उत्पन्न हुए हैं जब इन्होंने ये मतलब किया था।
तो इसका मतलब जब ये यज्ञ कर रहे थे उस समय की इन्होंने कहानी लिखी होगी। अगर इन्होंने देखा होता, ठीक ना, चंद्रबरदाई ने अगर इन जो है यज्ञ को देखा होता और यहां से उत्पन्न हुए होते तो भैया चहमान तो उसके बाद आए थे ना, और ये चहमान के दरबार में कैसे उत्पन्न हो गए होते। मतलब साफ है कि अगर जिस दरबार में आप रहेंगे उसकी बड़ाई खूब लिखेंगे और उसके उत्पन्न उसकी पूरी पीढ़ी लिख डालेंगे, और उसकी पीढ़ी जानेंगे किससे, उसी व्यक्ति से जानेंगे, क्योंकि आपको और ज्ञान नहीं होगा। इसी जो है पृथ्वीराज चौहान की वीरता से आप अंदाजा लगाएंगे कि चहमान इस तरह से आए होंगे, और एक कल्पना करके आपने लिख दी और वो बुक इतिहास में इतिहास बन गई, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको समझ में आया कि मतलब इस तरीके से ये काम होता था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है चौहान भी आ गए, है ना, प्रतिहार भी आ गए, परमार भी आ गए। अब इनकी वंशावलियां जरा देख लेते हैं कि अगर प्रतिहार में थे तो प्रतिहार में कौन कौन से शासक थोड़ा सा शक्तिशाली थे। सर जलाने वाली आग कह रहे हैं चंदन पटेल, जलाने वाली आग क्या होती है? कोई बुझाने वाली आग भी होती है क्या? एक जलाने वाली आग होती है, एक बुझाने वाली आग। महिला चाहे तो घर बना दे, चाहे तो जला दे। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के पास बहुत पावर होती है, ठीक है। तो भैया महिलाओं से थोड़ा सतर्क रहिएगा, संभल के रहिएगा, और मतलब वो जैसा कहें वैसे करते रहिएगा, ठीक है ना। देखो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा ना बोलिएगा, ठीक है ना, कि पता लगा हमारी क्लास चलते चलते कुछ और होने लगे हैं, लोग आके बाहर खड़े लगे, ये जो है विद्रोह करा रहे हैं, पकड़ो इनको, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रतिहारों की। अब प्रतिहार वंश जो था, ये प्रतिहार कहाँ थे? गुजरात में थे, ठीक ना। ये वाला एरिया गुजरात का था, और ये जो है क्या थे? प्रतिहार थे। और प्रतिहारों ने ही कन्नौज पर क्या किया था? जीत हासिल की थी, ये 3 में। तो इतना तो याद रहेगा ना किनके किनके बीच हुआ था। तो यहां पर प्रतिहार आए, फिर राष्ट्रकूट लड़े, फिर पाल लड़े। तो मतलब पाल प्रतिहार, 2 नाम पा से शुरू हैं और एक राष्ट्रकूट है। तो ये आंध्र प्रदेश में केंद्रित थे, मतलब इनकी राजधानी जो थी राष्ट्रकूटों की वो आंध्र प्रदेश में थी, ठीक है ना। और जो प्रतिहार थे वो कहां थे? गुजरात में थे। और जो पाल थे ये बंगाल में थे, है ना, ये यहां पर बंगाल था। तो यहां पर ये जो है पाल यहां थे। अब जरा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इनके बारे में कितनी जानकारी हमें उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो कोई इतिहास इनका बहुत डिटेल में पढ़ना होता है आपको। इतिहास में आप जब पढ़ते हैं तो इतिहास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, सिर्फ इतना हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। उस पे देखिए, एक तो सबसे पहले यहां पर प्रतापी शासक त्रिपिक्षी संघर्ष में जो शामिल हुए थे वो वत्सराज थे, फिर नागभट्ट द्वितीय थे, फिर रामभद्र थे, फिर मिहिर भोज थे, फिर महेंद्रपाल थे। नाम यहां पर थोड़ा याद रखिएगा महेंद्रपाल का, ठीक ना। महेंद्रपाल शासक दोनों जगह थे, ठीक ना। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जब पढ़ें तो नाम, अब इतने शासक पढ़ेंगे तो उनमें नाम तो मिक्स होएगा ही, कुछ नाम मिक्स रहेंगे। तो यहां आप बात कर रहे हैं कि वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्र। सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था यहां पर मिहिर भोज, है ना, ये प्रतापी शासक था। तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि अब ये इन्होंने क्या कर लिया था? कन्नौज पे शासन कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो कन्नौज पे शासन करने के साथ साथ ये कुछ और एक्टिविटी भी करेंगे, कुछ और आसपास के लोगों को हराएंगे, जीतेंगे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इनके दरबार में कुछ और घटनाएं होगी, वो याद रखना है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? जरा कोई बताएगा क्या? आप इतिहास में पढ़ चुके हैं, मैं आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास बता रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक इतिहास का क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हैं? जरा बताओ भैया, है ना। अब देखते हैं कितने लोग इसको पढ़े हैं, जल्दी बताओ, संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? नहीं सिंपी, ऐसा नहीं है सर। किस टाइप की आग की बात कर रहे हैं? अरे चूल्हे में आग की बात कर रहे हैं,
बहनें हमारी इतनी अच्छी हैं और फिर हम बहनों के बारे में क्यों बोल सकते हैं कुछ भी। हम कह रहे हैं आग लगाने में मतलब जैसे ही वो लेटर होता है ना, उसको जलाती हैं, आग जल जाती है, और हर दिन आग लगाती हैं, वो सुबह शाम आग लगाती हैं, ठीक है। तो हम उस आग की बात कर रहे हैं, आप कहाँ मतलब, और बहनें हमारी इतनी अच्छी हैं फिर कुछ कह सकते हैं उनके लिए। तो यहां बात कर रहे हैं हम लोग प्रतिहारों की, और प्रतिहार आपको पता है गुजरात में थे, और प्रतिहारों का संस्थापक कौन था याद रखिएगा, एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है। चंद्र आर्या चौधरी, बहुत अच्छा। संदीप आर्या चौधरी, कंचन वर्मा, सारे लोग सही कह रहे हैं। इनका नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है ना। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का वो पहला शासक था जिसने गुजरात में प्रतिहारों के वंश की स्थापना की थी, ठीक ना। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? मिहिर भोज थे। अब मिहिर भोज भी कन्नौज में शासन कर रहे थे। कन्नौज में शासन करते समय ध्यान रखना, एक यात्री आया था जिसे कहते हैं सुलेमान, नाम आपने सुना होगा। सुलेमान इन्हीं के शासन काल में आया था सुलेमान, और ये मिहिर भोज थे। मिहिर भोज के समय सुलेमान आया था, और ये सबसे बड़ा मतलब एक बात कही है, कहा कि मिहिर भोज इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन था, मतलब कि कट्टर विरोधी था इस्लाम का। मिहिर भोज मतलब जो कन्नौज में शासन कर रहा था मिहिर भोज प्रतिहार वंश का, इसके बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ा इस्लाम विरोधी था, सबसे बड़ा इस्लाम विरोधी था। और इसको राजधानी बनाने का काम, कन्नौज को राजधानी बनाने का काम मिहिर भोज ने किया है। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया त्रिपक्षीय युद्ध में? तो आपने कहा प्रतिहार वंश के कौन से? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने क्या राजधानी बनाई? किसको? कन्नौज को। अब राजधानी बनाने के समय इनके समय पर एक सुलेमान यात्री आया था, और सुलेमान किसके समय में आया था ये बताएंगे? सुलेमान किसके दरबार में आया था? हाँ, अब समझ लीजिएगा इसको, हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि जो सुलेमान की बात कर रहे हैं ये सुलेमान ही ने कहा था कि मिहिर भोज इस्लाम विरोधी है, ठीक है ना, इस्लाम विरोधी है। तो बहुत सारी चीजें इसने की होगी, हाँ, और इसको आप डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। बस जो है नाम याद रखिएगा किसने। अब कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? तो मिहिर भोज ने। युद्ध इसके पहले रामभद्र नागभट्ट जो थी ये युद्ध में शामिल थे, महेंद्रपाल भी शामिल थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली था मिहिर भोज। जैसे जीता वैसे कन्नौज में जाके बैठ गया। अब यहां बैठ गया तो जाहिर बात है राजधानी बनाएगा ही, राजधानी बनाएगा। समीक्षा अधिकारी अनिल, एक बार देखिएगा फिर से, है ना, एक बार देखिएगा फिर आप हम इसको बताएंगे। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर इसका जो संस्थापक था नागभट्ट था, ठीक ना, नागभट्ट था। तो एक बार आप देखिएगा कि नागभट्ट है कि हरिश्चंद्र है, क्योंकि मेरे जो साक्ष्य हैं, मेरे पास जो बुक है उसमें जो है संस्थापक को हरिश्चंद्र को ही दिया गया है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है, हाँ, मिहिर भोज को आदि बराह की उपाधि दी गई थी, ठीक ना। आदि वराह, जरा इसको, आदि बराह की उपाधि धारण की थी। आदि वराह की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। मिहिर भोज को इस्लाम विरोधी कहा गया है। मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाया है। हम लोग कन्नौज के बारे में जानकारी इतनी रखेंगे तो अपना हो जाएगा, ठीक ना। आदि वराह, तो आदि वराह की उपाधि किसने धारण की? तो आपने कहा आदि वराह की मिहिर भोज ने धारण की, ठीक ना। और कन्नौज को राजधानी किसने बनाया प्रतिहार शासक? तो मिहिर भोज ने बनाया। संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र था, ठीक ना, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट शासक जो है अब आपके बीच आएंगे, तो जरा ध्यान रखना है, ये राष्ट्रकूट को शासन थे ये। अब राष्ट्रकूटों में देखो, ध्रुव था, गोविंद तृतीय था, अमोघ वर्ष प्रथम था, और कृष्ण तृतीय था। ये तीन प्रतापी शासक किसके थे? ये थे राष्ट्रकूटों के। और ये राष्ट्रकूट यहाँ आंध्र प्रदेश में शासन कर रहे थे, और ये भी चाह रहे थे कि कन्नौज में कब्जा करें, लेकिन इनको अल्टीमेटली अंतिम सफलता इनको नहीं मिली। अब एक क्वेश्चन यहां भी बनता है कि अगर बताओ कि राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था?
चलो जल्दी बताओ जरा। राष्ट्रकूटों का संस्थापक, ये राष्ट्रकूट आंध्र प्रदेश में थे। बहुत अच्छा, कुंदन पासवान ने और डिटेल में कुछ जानकारी दी है। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहां पर आपने कहा कि सर ये जो इनकी राजधानी थी वो थी दंती दुर्ग, मतलब सॉरी, संस्थापक थे कौन से? दंती दुर्ग। जैसे कि हमने कहा इसकी राजधानी यहां पर जो केंद्र होता था उसको आप कहते थे गुजरात, उसी तरीके से इनके एक जो है जो केंद्र था ये राष्ट्रकूटों का, इसको किस नाम से जानते थे? क्योंकि आंध्र प्रदेश तो उस समय था नहीं। संस्थापक आपने कह दिया कि सर संस्थापक दंती दुर्ग था, लेकिन केंद्र कौन था? ध्यान रखना, इसका नाम कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रकूटों का जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत, ठीक है ना, मान्यखेत राजधानी थी। और कहां थी? तो वो थी आंध्र प्रदेश में, मान्यखेत। दंती दुर्ग ने स्थापित किया और राजधानी किसको बनाया? मान्यखेत को। इसी को मात्यखंड भी कहते हैं, ठीक ना। मान्यखेत अगर वहां पर हो और मात्यखंड हो तो भी वही है, ठीक ना। मात्यखंड और मान्यखेत वही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी थी किसकी? तो ये था राष्ट्रकूटों की, समझ गए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, नाम आता है दंती दुर्ग का, ठीक है ना। ये जो दंती दुर्ग है इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन यहां पर जो संस्थापक था ये यहां पर तो था ही आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये मध्य प्रदेश का ये उज्जैन वाला इलाका है ना, उज्जैन में। इसके बारे में पता चलता है कि जैसे जैसे अच्छा ये लोग जब आगे बढ़ते थे तो यज्ञ जरूर करते थे, ठीक ना। और यज्ञ भी कैसे? जैसे कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो जो है घोड़ा छोड़ते थे, और जिसे आप क्या कहते हैं, कौन सा युद्ध कहते हैं? घोड़ा छोड़ा जाता है, जिसमें साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। हमको नहीं पता, जरा एक बार बताएंगे क्या? कोई भी शासक अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रीसू कह रहे हैं आप सही हैं सर, एनसीईआरटी में है, हरिश्चंद्र ही है। अच्छा, अश्वमेध कहते थे ना, देखो अश्व नाम ही है, अश्वमेध। तो यहां पर जो अश्वमेध यज्ञ होता था इसमें क्या होता था? घोड़ा छोड़ा जाता। तो ऐसे बहुत सारे ये शासक होते थे और यज्ञ करते थे। आपको पता है कि अगर क्षत्रिय कुल में है तो जाहिर बात है यज्ञ करना अनिवार्य है, यज्ञ करेंगे ही तभी बात बनेगी आगे, है ना, क्योंकि पुरोहित ऐसे होते थे। तो मालखेड़ा दोनों नाम है। अच्छा, मान्यखेत, मात्यखंड और मानखेड़ा, चलो एक नाम और मिल गया, ठीक ना। तो इसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ मतलब कि जो ये दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग को उज्जैनी में कई यज्ञ करने का भी उल्लेख मिलता है कि यहां पर इन्होंने कई यज्ञ किए थे, ठीक है ना। चलो आपने कहा चलो इतना यहां पे हमने जान लिया। अब हम लोग चलेंगे क्या, इन नाम को जरा याद रखिएगा। इसके बाद आएंगे पाल वंश, और पाल वंश के शासक में आपको याद रखना है कि देखो यहां पर महेंद्र पाल है, ठीक ना, यहां पर महेंद्र पाल हैं। और ये किस शासक कौन से उसके हैं वंश के? तो प्रतिहार वंश के। लेकिन यहां पर कौन से हैं? सबसे पहले धर्मपाल हैं, फिर देवपाल हैं, फिर विग्रहपाल हैं, फिर नारायण पाल हैं, और इसी बीच में लग जाएगा महेंद्र पाल। तो आप कहेंगे सर ये पाल लगा हुआ है ना, तो ये पाल भी कहाँ के हैं? ये भी मतलब यहीं के पाल वंश के ही होंगे। ये कंफ्यूजन थोड़ी सी होती है, फिलहाल मुझे होती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। अगर महेंद्र की बात आए, सिर्फ महेंद्र की बात आए, तो आप ध्यान रखना प्रतिहार में पहुंचना, पाल में ना जाना। तो धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायण पाल, ये चार शासक थे जो त्रिपक्षीय युद्ध में अपना पार्टिसिपेशन किया था। और इनका जो राजधानी थी वो बंगाल में थी, ठीक ना। और बंगाल में एक जिला था, जिले का नाम कोई बताएगा, जहां पर इनका केंद्र था, वहां पर एक नदिया जिला था, ठीक ना, नदिया जिला था। अब इसको पश्चिम बंगाल कहेंगे। नदिया जिला था पश्चिम बंगाल में, और वहां इनका शासन था। अच्छा, एक चीज और बताइए, मानसी ने तो पहले ही आंसर कर दिया है, इसका संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? अलग अलग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको दंती दुर्ग कर लो, ठीक ना, और इसमें हरिश्चंद्र कर लो। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? वाह, आपने कहा गोपाल था। बिल्कुल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। हमने गोपाल को हमें नहीं पढ़ना है,
क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, तो ये चटक के जब उछल कूद के उत्तर प्रदेश आए हैं तो हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन थे, है ना। और ये 4 महारथी थे, धर्मपाल भी, देवपाल भी, विग्रहपाल भी, नारायणपाल भी, ठीक ना। तो डीडी वीना, है ना, डीडी वीना कर लो। डी मतलब धर्मपाल, है ना, फिर हो गया देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर गोपाल के बारे में एक बात प्रचलित है। जिस तरीके से इतिहास में रजिया को गद्दी पर बैठाला था, रजिया सुल्तान को गद्दी पर किसने बैठाला, क्वेश्चन है एक, किसने गद्दी सौंपी, है ना, किसने शासक बनाया, ये बताइए। रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश की जो बेटी, होनहार बेटी थी, रजिया सुल्तान को गद्दी पर किसने बैठाला, किसने बनाया, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इल्तुतमिश ने बिल्कुल नहीं बनाया, तुर्की सपोर्टर ने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया, हाँ, जनता ने बनाया था, जनता समर्थन कर रही थी। उसी तरीके से इतिहास में फिरोज तुगलक है, ठीक ना, जनता के सपोर्ट से गद्दी प्राप्त की थी। उसी तरीके से गोपाल है, ये गोपाल भैया जो यहां पर थे, बहुत अच्छा शासक था और इसको भी जनता ने जो है सपोर्ट किया था, जनता द्वारा बनाए गए थे। हाँ, कुछ लोगों ने विरोध बहुत किया था। इल्तुतमिश के जो दरबारी थे, जो सेनापति थे, उनके दरबार में ना कई प्रकार के अधिकारी रहते थे, उन्होंने विरोध किया था रजिया का, लेकिन रजिया को जनता ने सपोर्ट किया था, ये समझिएगा, है ना। उस समय पर हाँ गुलाम रहते थे, वो बहुत विरोध करते थे। महिलाओं को आप समझिए, आज की डेट में पर्दा प्रथा कितनी हावी है मुस्लिम समाज में, कि पर्दा अगर आपने वो कहते हैं ना, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग जानते होंगे ना, जब आप अगर बाहर निकलते हैं तो अभी भी इतना लंबा सा काला काला आप ऐसे ओढ़ के निकलते हैं, अभी इतनी मतलब वो है, अभी महिलाएं बहुत मतलब ऐसे ओपन करके नहीं जा सकती। बूढ़ी महिलाओं को देखिए, सब अपने जो है चेहरे में वो नकाब डाले रहेंगी। अब उस समय पर अगर रजिया ने मतलब जनता के बीच जाकर के एकदम घोड़े में बैठ करके ये काम करेगी तो भला अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। अरे बहन बेटियों, घर के अंदर रहो, बाहर नहीं जाना है। लेकिन स्थिति कुछ अलग थी रजिया के समय। रजिया ने कहा कि नहीं, हम तो शासिका बनेंगे और अब हम जो है हम ही उसको जो है हाँ हिजाब कहते हैं, नकाब कहते हैं, बुरका कहते हैं, अब आप समझिए क्या कहते हैं, हमें तो इतने नाम भी नहीं पता है, लेकिन हाँ आप लोग जानकार, इसलिए हम आपको जगाते रहते हैं कि आप लोग मतलब रिवीजन करते रहिए इसको क्या कहते हैं। लेकिन रजिया ने ऐसा क्यों कर दिया, ये बड़ी लंबी कहानी है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो अलग बात है। अब बात करते हैं यहां पर धर्मपाल के बारे में। थोड़ा सा धर्मपाल के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली अगर पालों को कहें तो धर्मपाल था, ठीक है ना। और यहां पर अगर कहें अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय ये भी थे, और यहां पर कहें तो मिहिर भोज थे। तो अब धर्मपाल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। वैसे गोपाल के बारे में आपने जानकारी ली कि गोपाल ने मतलब स्थापना कराई, और गोपाल यहाँ का मेन था, और गोपाल को जनता ने दरबार पर बिठाला था। लेकिन धर्मपाल के बारे में आपको पता है, शक्तिशाली होने के कारण इसने परम सौगात की उपाधि ली थी। परम सौगात मतलब इसकी उपाधि थी परम सौगात, ठीक है ना। और एक नाम इसको और कहा गया था, वैसे उत्तर में था नहीं, लेकिन उत्तर का शक्तिशाली शासक था। उत्तरापथनाथ कहा गया है। क्या? उत्तरापथनाथ या उत्तरापथ का स्वामी तो यही धर्मपाल है ना। क्या कहा गया है? उत्तरापथनाथ या उत्तरापथ स्वामी। मतलब अगर उत्तर में जाएंगे तो धर्मपाल से मिले बगैर नहीं जा सकते, ठीक ना। कोई भी शासक अगर दक्षिण का उत्तर में जाएगा तो बिना धर्मपाल की इजाजत के नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो परम सौगत और उत्तरापथनाथ या उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसकी थी? धर्मपाल की थी। पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। एक चीज और ध्यान रखना, यह चीज बताई किसने है, ये उपाधियां उल्लेख कहां मिलती हैं? धर्मपाल के बारे में परम सौगत और उत्तरापथनाथ की ये जानकारी मिलती कहां है? ध्यान रखना, गुजराती शासक था।
उसके दरबार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना कराई थी। शाह तुर्कान गिरफ्तार, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उत्तरापद की उपाधि धारण की थी। हाँ ध्यान रखिएगा उस समय पर गुजराती कवि था एक सोल्हड़। गांव में एक नाम प्रचलित है जिसे कहते हैं सोल्हड़, नहीं सोल्हड़ कहते हैं जिसे कम बुद्धि होती है, गांव में उसको सोल्हड़ कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ इसी तरह से याद कर लीजिएगा, गुजराती कवि है और धर्मपाल के बारे में लिख रहा है। गुजराती कवि है, धर्मपाल के बारे में लिख रहा है, तो क्या धर्मपाल के दरबार में रहा है? तो ऐसा तो कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सोढल है ना, सोढल, और यहां पर ये डा है आधा और ढा है, सोढल इसका नाम है, ठीक ना, सोल्हड़ नहीं कहेंगे, सोढल कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये सोढल है, गुजरात का कवि, धर्मपाल के बारे में बोला कि भाई ये उत्तरापथनाथ था, ठीक ना। और साथ में इसकी उपाधि थी परम सौगत, ठीक ना, परम सौगत। उत्तरापथनाथ की जानकारी मिलती है सोल्हड़ के अपने बुक में, ठीक ना। कुल्हड़ कर दो, सोल्हड़ कर दो, कुछ भी नाम याद रखना, मतलब ऐसे कुछ आएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपने जान लिया कि भाई ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और यहां पर मिहिर भोज का कब्जा हो गया और मिहिर भोज शासन करने लगा। अब यार हरदम थोड़ी ना शासन करता रहेगा। इसके बाद एक वंश यही कन्नौज में आए जिसे आप कहते हैं गहड़वाल, ठीक ना, गहड़वाल वंश। और गहड़वाल वंश के बारे में आप जानते हैं कि गहड़वाल वंश के सबसे प्रमुख जो शासक थे वो कौन थे? गोविंद चंद थे। जयचंद का नाम सुना आपने, है ना। जयचंद का कभी कभी तो नाम कहते हैं, बहुत जयचंदों को देखा हमने। तो वहाँ पर एक मतलब एक अलग उनके लिए एक उपाधि होती है, क्योंकि जब भारत में उस समय पर युद्ध हो रहा था, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हो रही थी, तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए विदेशियों को बुलाने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रतिहारों के बाद 1080 ईस्वी में जयचंद्र जो है, चंद्रदेव ने कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। तो यहां पर गढ़वाल वंश, और यहां पर एक नाम याद रखिए, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है, ठीक ना, कौन है? तो चंद्रदेव है, ठीक ना, नाम याद रख लीजिए, चंद्रदेव। चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं। और ये कब हुआ है? जब ये प्रतिहार समाप्त हो चुके थे, ठीक है ना। और इनके उत्तरवर्ती शासक उतने शक्तिशाली हुए नहीं, तो धीरे धीरे कर क्या है, पतन हो जाता है। और पतन हो जाता है तो मतलब हाँ, शिशिर सचान कह रहे हैं कि पृथ्वीराज के ससुर थे, इसीलिए तो निपटाया है पूरे देश को, ठीक है ना, चंद्रदेव थे, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि सर्वाधिक शक्तिशाली अगर कहें तो गोविंद चंद था यहां पर, चंद्रदेव उसके बाद गोविंद चंद्र था। कन्नौज में ही शासन कर रहे थे, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव कन्नौज में ही शासन कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जिस समय पर चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध सारे साथी जानते होंगे, चंदावर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ, एक क्वेश्चन है। और ये चंदावर स्थान कहां पड़ता है, वर्तमान किस जिले में? चलो, बहुत शानदार बताना है, ओहो बहुत जल्दी आंसर आता है ना। कब हुआ था? तो आपने कहा 1194 में हुआ था, बहुत सही बात है, 1194 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये चंदावर नामक स्थान पड़ता कहां है? फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद, जो उधर के हैं हरदोई, फर्रुखाबाद वाले बताएं, जो फर्रुखाबाद वाले हैं वो बताएं जरा कि ये जो चंदावर कहां पड़ता है। मधु श्रीवास्तव कह रही हैं हरदोई में है, शिशिर सचान कह रहे हैं, बाकी सारे लोग फर्रुखाबाद कह रहे हैं। दो विकल्प हम दे रहे हैं, इटावा या फर्रुखाबाद, इटावा या फर्रुखाबाद, ये दो विकल्प हैं, आप इसको जो है ढूंढ करके बताओ।
कोई बात नहीं प्रतीक्षा जी, आप भावनाएं हम समझ रहे हैं, कुछ भी लिख दोगे हम समझ लेंगे। फर्रुखाबाद है ना। आप एक बार थोड़ा सा फिर से आप पढ़िएगा, ठीक ना, क्योंकि मेरे पास जो सोर्स है उसमें इटावा लिखा हुआ है और मैं तो चाह रहा था कि इटावा के जो साथी होंगे वो बता देंगे कि सर ये स्थान मतलब ये यहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए जिले के बंटवारे में वो कभी कभी जो वस्तुएं जो स्थान पहले किसी और जिले में होता है बाद में वो चला जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, बाद में क्या होता है, जैसे पहले फर्रुखाबाद में रहा हो, इटावा आ गया तो इटावा आ गया, अब इटावा में होगा। पहले वो क्या नाम है जो है उसी के पास में मान लीजिए आगरा कोई हुआ करता था तो पहले इटावा कॉन्सेप्ट नहीं था तो पूरा आगरा में पढ़ा जाता है, बाद में इटावा बन गया तो इटावा हो गया। इटावा कोई फर्रुखाबाद भी बताता है। अच्छा, कोई फर्रुखाबाद बताता है, फर्रुखाबाद में नहीं मिला है। आशुतोष सविता कह रहे हैं सर वहां नहीं मिला। कितने लोग हैं वहां के, है ना, कितने लोग हैं फर्रुखाबाद के, कोई है? और इटावा के कितने लोग हैं? चलो खैर ये आप लोग ढूंढ के बताइएगा, मेरी तरफ से इटावा है, ठीक है। इटावा जो है जो एरिया है वहां पर ये स्थान पड़ता है और आप लोग अगर नया कुछ मिल जाए तो हमको बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक शासक और आपके बीच था जिसे कहते हैं जयचंद, है ना। एक चीज और समझिएगा, गोविंद चंद यहाँ का शासक था, गढ़वाल शासक गोविंद चंद था। इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, गोविंद ये सबसे शक्तिशाली शासक था। कहां पर? कन्नौज की गढ़वाल वंश का, गढ़वाल वंश का। इसके बारे में एक चीज और प्रसिद्ध है, क्या कि उस समय पर लगातार युद्ध हो रहे थे। हाँ, ये कहानी आपको पता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को कंसंट्रेट कर रहा हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश को आपको कंसंट्रेट करना है। उत्तर प्रदेश की अगर कोई चीज आती है तो गलत ना हो, ठीक ना। एक गजनी शासक था, गजनी शासक था और उस समय पर युद्ध हुआ था। गजनी शासक तुर्की था और युद्ध हुआ था और युद्ध लड़ते लड़ते वो गया कहां था, तो ये माना जाता है ये कन्नौज पड़ता है और यहीं पास में काशी पड़ता है। मैं इसको मैप को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश है तो अभी आप भारत में भटक जाएंगे, है ना। देखिएगा ये यहां पर कन्नौज एरिया पड़ता है और काशी कहां पड़ता है, ये यहां पड़ता है। एक कहानी प्रचलित है, मैं इसलिए उसको बताना चाह रहा हूं कि शासक था कौन? गोविंद चंद, है ना। गोविंद चंद गढ़वाली था। इसकी एक उपाधि पूछी जाती है और वो उपाधि पक्का अभी मैं आपसे पूछ लूंगा तो पक्का आप गलत कर जाएंगे। अभी मैं आपसे पूछ लूं तो गलत कर जाएंगे। अच्छा चलो मैं पूछ ही लेता हूं क्योंकि मन की एक भड़ास निकल ही जाए। गढ़वाली वंश की राजधानी वाराणसी थी, गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। लो मैं अब एक से क्वेश्चन पूछता हूं और क्वेश्चन है ये, काशी नरेश की उपाधि किसको दी गई थी? किस गढ़वाल के किस शासक को काशी नरेश कहा गया? काशी नरेश की उपाधि दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का आप लोग, अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे। किसे कहा गया? गोविंद चंद जिसका ग्रंथ कृत्यकल्प, किसको कहा गया? जल्दी होते, प्रसेनजीत को कहा गया काशी नरेश। बहुत अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट बताते हैं। गोविंद, कुछ लोग गोविंद चंद्र ही कह रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता है सारनाथ अभिलेख यही है, सारनाथ अभिलेख यही है। सारनाथ अभिलेख में एक लेख लिखा हुआ है और जिसे कहते हैं कि यह है कुमार देवी का अभिलेख, ठीक ना। मतलब कुमार देवी ने यह उल्लेख कराया था सारनाथ में। कुमार देवी,
और क्या उल्लेख कराया था, बताया था कि यहां पर एक गोविंद चंद जो है शासक था, गढ़वाल शासक था कन्नौज में, और यहां पर क्या हुआ था, एक तुर्की आक्रमण हुआ था। तुर्की आक्रमण हुआ था, मतलब कि गजनवी का उत्तरवर्ती शासक था उस समय पर, जिसे आप कहते हैं महमूद तृतीय। महमूद थर्ड तुर्की आक्रमणकारी कहां पहुंच गया, काशी पहुंच गया, और उसकी रक्षा किसने कराई थी, गोविंद चंद ने करी थी काशी की रक्षा, और काशी को मतलब मुक्त कराया था इनसे। और जब मुक्त कराएंगे तो जाहिर ही बात है इसका उल्लेख कहीं ना कहीं मिलेगा। तो सारनाथ के कुमार देवी, मतलब सारनाथ अभिलेख में रानी कुमार देवी ने इसका वर्णन किया है, और इसी क्योंकि ये काशी की रक्षा की थी, इसीलिए गोविंद चंद को क्या कहा गया है, इसीलिए काशी नरेश की उपाधि दी गई है इसको, समझ रहे हैं, काशी नरेश की उपाधि इसीलिए इसको कहा गया है। ठीक है ना, मतलब ये कहा गया है। अब उस समय के प्रचलन में था कि हरि का अवतरण हो गया है यहाँ पर, अगर काशी को बचाने के लिए कोई आए तो मतलब साक्षात भगवान माना जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कहा गया सारनाथ में कि हरि का अवतरण किसके रूप में हुआ है, गोविंद चंद के रूप में हुआ है, और जिसने जो है काशी की रक्षा करी है। और कुमार देवी ने, जो सारनाथ अभिलेख उसमें उल्लेख है, उसमें लिखा हुआ है कि गोविंद चंद जो है क्या है, ये काशी नरेश की उपाधि देकर के इनको सम्मानित किया गया। ठीक है ना। अब बात आती है जयचंद के बारे में, क्योंकि अब जल्दी से कर लेते हैं, है ना, आपकी पॉलिटी वाली क्लास भी शुरू है और सर एकदम आ गए हैं बंदूक लेकर के। तो यहां पर हम बात करेंगे जयचंद की, है ना। और ये आप कहेंगे कि ये किसका जो है ससुर था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान का। मामला बड़ा गड़बड़ था, हम चर्चा उसमें करेंगे ही नहीं। सर चाहे जितना पढ़ो भूल जाता है, अरे ठीक है, सब याद रहेगा तो कंप्यूटर नहीं बन जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो यहां बात करते हैं क्या कि जयचंद का जो चंदावर का युद्ध हुआ था, आपको पता है पृथ्वीराज तृतीय के साथ मतलब उसमें हुआ था। और पृथ्वीराज तृतीय के जो है युद्ध से, पृथ्वीराज तृतीय चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज के बीच में नहीं हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, चंदावर, जरा बताओ, पृथ्वीराज चौहान के बीच में नहीं हुआ था, कोई और था, आप नाम बताओ, मैं भूल गया हूं, है ना। जयचंद और 1194 में ना, 94 चंदावर और पृथ्वीराज, सॉरी मतलब निकल ही आता है पृथ्वीराज चौहान, है ना। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इनके दरबार में एक कवि रहता था जिसे कहते थे श्री हर्ष। मुझे बताना यही था कि जो जयचंद था, इनके दरबार में एक कवि रहता था, संस्कृत विद्वान रहता था, जिसे आप श्री हर्ष कहते हैं। और श्री हर्ष आपको पता है, हर्षवर्धन यहाँ का इसके पहले जो है कन्नौज का शासक था। ठीक है ना। और यहां पर नैषध चरित्र एक नामक पुस्तक लिखी है हर्ष ने, नैषध चरित्र, नैषध चरित्र। श्री हर्ष चंद्र जयचंद्र के दरबार में और नैषध चरित्र पुस्तक लिखी है ठीक है ना। इसमें कहानी क्या है, नल दमयंती की कहानी है, नल और दमयंती की प्रणय कथा है, प्रेम कहानी है। यह पूछा जाता है कि श्रीहर्ष किसके दरबार में था, आप कहेंगे जयचंद के दरबार में, जो है जयचंद के दरबार में था। और जयचंद कहाँ का शासक था, तो आप कहेंगे ये कन्नौज का शासक था। ठीक ना। और यही पास में पड़ता है, ये बगल में देखिए, ये कन्नौज पड़ता है, ये कन्नौज और ये इटावा पड़ता है। चंदावर का युद्ध यही हुआ था, चंद्रावर का युद्ध 1194 में यही हुआ था, बगल में है ना, देखो ना, है ना, ये कन्नौज और ये इटावा। ठीक है। तो ये कहानी पूरी की पूरी आपकी जो है इतिहास से संबंधित, तो वैसे बहुत डिटेल में आपको वैसे भी पढ़ते ही हैं, लेकिन यहां पर उतना डिटेल में नहीं होता है। लेकिन हम कुछ पॉइंट जैसे हैं, मेन पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट उनको याद कराना एक जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये कहेंगे तो शायद आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है ना। तो नल दमयंती, ठीक है ना, ये कहानी किसकी है, नैषध चरित्र में लिखी गई श्री हर्ष की है। और श्री हर्ष जयचंद के दरबार में था, और जयचंद किसका राजा था, कहां का शासक था, कन्नौज का।
ठीक है ना। हाँ, और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। क्लियर, सारे लोगों को हो गया। चलिए अगली क्लास क्योंकि आपकी लगी हुई है पॉलिटी की, और हमारे जो है प्यारे प्यारे सोनू सर आ चुके हैं और आपको बढ़िया सा जो है आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, और आप उनसे पॉलिटी पढ़िए और हमको इजाज़त दीजिए। ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।